नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज जो मेरा टॉपिक है हंटिंग ऑफ फेज स्विंग, हंटिंग या फेज स्विंगिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हंटिंग पढ़ेंगे। हंटिंग का जो दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं, फेज स्विंगिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई हंटिंग क्या होता है। तो हंटिंग समझने के लिए हमने लिखा है, हंटिंग क्या होता है, जब किसी सिंक्रोनस मोटर, आपको पता है सिंक्रोनस मोटर किस स्पीड पर घूमती है, सिंक्रोनस स्पीड पर। अगर उसमें लोड में सडनली परिवर्तन किया जाए, वोल्टेज में सडनली परिवर्तन किया जाए या फील्ड में सडनली परिवर्तन किया जाए तो क्या होगा, रोटर की स्पीड में परिवर्तन होता है। वो क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर और सिंक्रोनस स्पीड से नीचे की स्पीड में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं। वही लिखे हमने, जब किसी सिंक्रोनस मोटर पर लोड में, फील्ड करंट में या सप्लाई वोल्टेज में सडनली परिवर्तन किया जाए, मतलब अचानक परिवर्तन किया जाए, तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ जाती है या घट जाती है, ऊपर और नीचे के बीच में क्या करने लगती है, घूमने लगती है। लेकिन रोटर जो चाहता है वो क्या चाहता है, सिंक्रोनस स्पीड पर घूमना चाहता है, तथा रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचने की कोशिश करता है। पहुंचना मतलब खोजता है, किस स्पीड को खोजता है, सिंक्रोनस स्पीड को खोजता है। तो हंटिंग का अर्थ क्या होता है, हंटिंग का जो हिंदी होती है वो होता है खोजना, सर्च करना। तो वो क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड को खोजता है, मतलब वो हंटिंग करता है सिंक्रोनस स्पीड को। रोटर की इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। मतलब वो रोटर क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड को खोजता है, हंटिंग करता है। हंटिंग तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि हंटिंग को ऐसे हम फिजिकली कैसे देखें, कैसे समझें कि रोटर के अंदर हंटिंग होता है। तो हमने क्या बोला कि फील्ड करंट में परिवर्तन कर दिया जाए, सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन किया जाए, या लोड में, मैकेनिकल लोड में क्या किया जाए। लोड यहाँ पर जो लोड है ये इलेक्ट्रिकल लोड नहीं हो सकता, ये मैकेनिकल लोड है। मैकेनिकल लोड में क्या करें, सडनली परिवर्तन करें। तो अगला जो मेरा स्टेप है, हम लोग क्या करेंगे, लोड में परिवर्तन करेंगे। एक बार क्या करेंगे, नॉर्मल परिवर्तन करेंगे, एक बार सडनली परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर लॉसलेस मोटर। हमने एक मोटर लिया जिसमें हमने ये माना इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, तभी ये लॉसलेस होगा। मतलब इसमें कोई भी लॉसेज, मैकेनिकल लॉस या इलेक्ट्रिकल लॉसेज नहीं हो रहा है। तो हमें पावर का फार्मूला है, पता है, जो इसको इनपुट पावर आपने दिया है वो क्या हुआ, EF/VT एक्सेस साइन डेल्टा, जो कि हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं। इसमें कोई इनपुट, अब आपने कोई आउटपुट नहीं लेंगे क्योंकि इस पर कोई लोड नहीं लगा रखे हैं और ये लॉसलेस है। तो इनपुट पावर आउटपुट पावर क्या होंगे आपके, बराबर होंगे, या कह सकते हैं 0 होंगे, सीधी बात। और यहाँ से जो एंगल आएगा वो क्या होगा, जो डेल्टा टार्क एंगल या लोड एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब EF और VT की जो दिशा होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है आपको? इससे आप फेजर से भी देख सकते हैं, EF और VT क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। IA एक्सेस क्या होगा, उससे थोड़ा सा इसमें हम जोड़ देंगे, जिससे हमें, क्योंकि VT इक्वल टू होता है, अगर लॉसलेस की बात करें, EF प्लस IA एक्सेस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे मैकेनिकल लोड मोटर पर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कहाँ तक बढ़ाते हैं, P1 तक बढ़ाते हैं। मतलब पहले लोड क्या था, 0 था, अब लोड हमने 0 से P1 तक बढ़ाया। तो जब लोड आप 0 से P1 तक बढ़ाए तो एंगल भी क्या होगा, लेमडा 0 से बढ़ करके लेमडा 1 हो जाएगा। अब जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू EF/VT एक्सेस साइन डेल्टा 1 होगा। पहले ये P1 क्या आता था, 0 आता था, क्योंकि डेल्टा आपका 0 था।
अब हमें लेकिन हंटिंग कब आएगा? हंटिंग तब आएगा जब आप इस पर मैकेनिकल लोड सडनली बढ़ाएंगे। तो अभी हम सडनली लोड नहीं बढ़ाएंगे, अभी हमें दो इक्वेशन समझना है। उसमें से एक इक्वेशन क्या होता है? डायनेमिक इक्वेशन। क्योंकि डायनेमिक इक्वेशन इसलिए समझेंगे, इसमें दो तरह के लोड आ रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल इनपुट लोड आ रहा है जो आप सप्लाई से दे रहे हैं, और एक मैकेनिकल लोड उसके ऊपर स्थापित कर रहे हैं, उसके ऊपर दे रहे हैं। तो हमें एक डायनेमिक इक्वेशन होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर में संबंध बताता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जेड डी स्क्वायर थीटा टी इक्वल टू टी ई टी एम। जो टी ई क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क है जो सप्लाई से प्राप्त होती है, और जो टी एम है वो मैकेनिकल टार्क है जो आप रोटर पर मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? एम डी स्क्वायर थीटा टी पी ई माइनस पी एम। एम क्या है? ये इनर्शिया है, कांस्टेंट इनर्शिया है। और डी स्क्वायर थीटा टी क्या है? ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका एक्सेलरेशन है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट किए? डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर। और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, और ये मैकेनिकल पावर जो आपने रोटर पर दे रखा है। अब बात करते हैं इसका, हम लोग पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये हमने सबसे पहले क्या लिया? ये फील्ड हमने बनाया, ये आपका क्या है? फील्ड है। ये आपका फील्ड है, ये EF हुआ। तो EF से जो FF क्या करता है? 90 डिग्री ये क्या करता है? लीड करता है। आप देख रहे हैं लीड कर रहा है। हमने माना चूंकि इस पर कोई एक लोड लगा रखे हैं, हमने माना कि लोड कुछ है इस पर है, तो यहाँ पर ये IA करंट फ्लो हो रही है जो क्या है? लैगिंग होगी, मान लिया। तो लैगिंग होगी तो इसका आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फ्लक्स पैदा होगा वो FA होगा। FA जनरेटर होगा तो इसी की दिशा में होता है, मोटर होता है तो ये इसकी दिशा FA की अपोजिट हो जाती है। तो आपके पास दो फील्ड आया, ये रोटर की वजह से आप फील्ड आया था, और ये क्या है? सप्लाई की वजह से, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आया था। गलत बोल गया, सॉरी। ये आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आया था, ये आपने डीसी सप्लाई जो दे रखा था उसकी वजह से ये फील्ड आया है। क्लियर है? ये आपका डीसी सप्लाई की वजह से फील्ड है ये आपका। अब हमने इन दोनों फील्ड को जो ऐड किया तो एक एयर गैप में, मुझे रिजल्टेंट एयर गैप में एक फील्ड मिला जिसको हमने FR बोला। तो एयर गैप में हमें पता है, एयर गैप में जो फील्ड होती है उसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो इस फील्ड की जो स्पीड है वो क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका ये फील्ड है ये किसकी वजह से? डीसी सप्लाई देने की वजह से। स्टेटर में आपने जो डीसी सप्लाई दिया था उसकी वजह से पैदा हुआ था। तो ये फील्ड क्या है आपका? हमने माना इसकी भी स्पीड क्या होगी? सिंक्रोनस स्पीड होगी अगर वो घूम रहा है, लेकिन ये इसकी स्पीड क्या हो? कम भी हो सकती है। कम कब होगी? जब इस पर सडनली लोड लगाएंगे। लेकिन इसका जो स्टडी स्टेट स्पीड है वो क्या होगी? सिंक्रोनस स्पीड ही होगी। तो हमने इसकी स्पीड अलग माना, हमने माना इसकी स्पीड ओमेगा है। ये स्पीड किसको रिप्रेजेंट करता है? रोटर की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। वही हमने लिखा है रिजल्टेंट FR की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होगी, ये ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड होगी। लेकिन फील्ड MF मतलब FF की स्पीड ओमेगा जो सिंक्रोनस स्पीड से अलग भी हो सकती है, लेकिन स्टडी स्टेट में सिंक्रोनस स्पीड होगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग अलग मानेंगे क्योंकि इस पर हमने सडनली लोड अप्लाई करेंगे। इसके बाद सडनली लोड अप्लाई करेंगे तो रोटर की स्पीड क्या होगी? कम होगी। अर्थात इस फील्ड की स्पीड भी क्या हो जाएगी? रोटर फील्ड की स्पीड भी कम हो जाएगी। वही हम नेक्स्ट स्टेज क्या है हमने क्या यहाँ से अगर आप देखिए, मान लिया ये क्या है? आपकी एक्सिस फील्ड है, ये रेफरेंस एक्सिस है जिसको हमने फिक्स मान लिया। तो ये यहाँ से आने में मान लिया ओमेगा टी टाइम लेगा। ये फील्ड है, इसको यहाँ से आने में कितना टाइम लिया? ओमेगा टी। और ये यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा? ओमेगा एस इंटू टी, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा होता है। ये अलग थीटा है, ये अलग थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसमें इस ओमेगा एस में से मतलब इस बड़े में से अगर इस छोटे को क्या कर दीजिएगा?
माइनस कर दिया जाए तो क्या निकलेगा, डेल्टा निकलेगा। वही हमने लिखा डेल्टा इक्वल टू ओमेगा एस टी माइनस ओमेगा टी। इसको हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा डी लेमडा टी अपान ओमेगा एस माइनस ओमेगा। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन जो पहले मिला था इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हंटिंग को समझते हैं। तो हंटिंग को समझने के लिए हमने माना कि अब हम जो शुरू की कंडीशन में हमने माना वो नो लोड पर चल रहा है। तो हमने माना स्टार्टिंग में मोटर पर लोड 0 है, तो 0 है तो लेमडा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ओमेगा एस माइन की वैल्यू रोटर की स्पीड के बराबर, मतलब स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड क्या हो जाएंगे, आपके बराबर होंगे। वो कंडीशन क्या है, यहाँ पर है। तो अगर हमने ग्राफ खींचने जा रहे हैं पावर और लेमडा के बीच में, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका रोटर स्पीड और स्टेटर फील्ड क्या है, बराबर है। और आपसे यहाँ से ना ही आपको इलेक्ट्रिकल पावर ले रहे हैं, ना ही मैकेनिकल पावर आप इसको दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, ये जो मशीन है, मोटर है, वो लॉसलेस है। अब हमने क्या किया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर मैकेनिकल लोड क्या करेंगे, सडनली अप्लाई करेंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉप पॉइंट हुआ कि अब हम लोग सडनली इस पर मैकेनिकल लोड अप्लाई करते हैं। तो हमने इस पर क्या किया, एक सडनली मैकेनिकल लोड अप्लाई किया। मैकेनिकल लोड अप्लाई करने से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल पावर में क्या है, ईएफ क्या है, कांस्टेंट है, टर्मिनल क्या है, कांस्टेंट है। ईएफ इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि आपने फील्ड को नहीं बढ़ाया। एक्सेस क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो लेमडा को क्या करना है, मैकेनिकल पावर बढ़ने, इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ने के लिए लेमडा की वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन लेमडा क्या है, ये रोटेटिंग पार्ट है, तो ये क्या होगा, ये तुरंत नहीं बदलेगा, क्योंकि रोटर में क्या है, एक वजन होता है, एक वेट होता है, जिसकी इनर्शिया की वजह से लेमडा की वैल्यू नहीं बदलेगी, जिससे आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, अभी भी वही था जो 0 पर था, लेकिन आपने मैकेनिकल लोड क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, आपका पीएम की वैल्यू पीई से क्या है, ज़्यादा है, मतलब मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर से कम है। तो इस इक्वेशन से जो हमने डिराइव कर रखा है या पहले लिखा था, इस इक्वेशन से आपने क्या पाया कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, पी लेस देन 0 आएगी। क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, आपका पीई क्या है, छोटा है और पीएम बड़ा है। जब ये एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा, निगेटिव आने का अर्थ है, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, कम, 0 से नीचे जा रहा है, मतलब निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक्सेलरेशन कम होने का अर्थ क्या है, आपका रोटर जो है वो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले लोग क्या थे, वो दोनों सेम स्पीड पर घूम रहे थे शुरू स्टार्टिंग में, लेकिन आपने जैसे लोड बढ़ाया, रोटर की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अर्थात अब क्या होगा, जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से उसकी वैल्यू कम हो गई। ये क्लियर है। अब बात करते हैं इक्वेशन, इस इक्वेशन से अगर देखते हैं कि आपका जो ये स्पीड था, ये वाली स्पीड क्या हो गई थी, आपकी कम हो गई थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा आने, मतलब डी लेमडा अपान डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा आने लगेगी। इसलिए ये टार्क एंगल का वैल्यू या लोड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। इस लोड एंगल की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो पहले लोड एंगल क्या था, 0 था, अब ये लोड एंगल क्या होने लगेगा, बढ़ करके यहाँ पर आ जाएगा, मतलब लेमडा 1 पर, मतलब यहाँ पर आ गया। ठीक है, पहले आपका यहाँ पर था लेमडा, अब ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ करके यहाँ पर आ गया, तो पावर यहाँ पर आ गया। पॉइंट ए की अगर बात करते, इस पॉइंट की बात करते हैं, अगर ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये आई, यहाँ पर आपकी रोटर की स्पीड क्या है, कम है, क्योंकि ये क्या होने लगा था, हम बताए थे इसकी स्पीड कम होने लगी थी। तो यहाँ से जब ये इधर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब डी एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड कम हो रही है। तो यहाँ पर मैकेनिकल पावर तो कम है, लेकिन स्पीड क्या है, स्पीड आपका
कम है, अतः ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगी, स्टेबल कंडीशन नहीं आएगी। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। वही हमने लिखा है कंक्लूजन में, मोटर पर सडनली लोड बढ़ाने पर रोटर स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लोड स्पीड या लोड एंगल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाता है। जैसा आपने देखा लेमडा 0 से लेमडा 1 हो गया। यहाँ हम सोचते हैं कि लेमडा 1 पर मोटर स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है इसको देखते हैं, क्योंकि पॉइंट ए पर P इक्वल टू PM, यहाँ पर क्या हुआ, इस पर मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर बराबर हो गए, लेकिन रोटर की स्पीड क्या हो गई, सिंक्रोनस स्पीड से कम हो गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये क्या होने लगेगा, इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो हम पॉइंट ए से जब आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट से जब हम आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाने पर एक्चुअली जो ये कर्व होता है, ये कर्व होता है PE का कर्व होता है, और जो ये आप लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन, इस पर जो लाइन आएगी वो है आपका मैकेनिकल पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर आप ए से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन मैकेनिकल पावर क्या है, वो तो अभी भी P1 ही है जो आपने सडनली लगा रखा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर ग्रेटर देन मैकेनिकल पावर, मतलब ए पॉइंट से जब आप आगे जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रिकल पावर आगे बढ़ेगा तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका d स्क्वायर थीटा dt, मतलब जिसको हम क्या बोले, एक्सेलरेशन, ये क्या आने लगेगा, पॉजिटिव आने लगेगा, अर्थात ये क्या, इसकी एक्सेलरेशन होने लगा। एक्सेलरेशन होने का अर्थ है कि रोटर की स्पीड क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो यहाँ से अब क्या होने लगेगा, अब स्पीड आपकी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, मतलब ए से जब आप आगे जाएंगे तो रोटर की स्पीड बढ़ने लगेगी, अर्थात यहाँ पर एक्सेलरेशन होने लगेगा। अब ए से आगे अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो क्या यहाँ पर स्पीड, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस से बड़ी हो जाएगी, नहीं, अभी भी बढ़ी तो, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हुई, लेकिन अभी भी आपकी जो ओमेगा सिंक्रोनस स्पीड क्या है, रोटर की स्पीड से ज़्यादा है। क्लियर है। तो इस इक्वेशन से अगर हम देखते हैं, इक्वेशन इससे बात करते हैं कि डी लेमडा अपन डी टी इक्वल टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा, चूंकि ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो इससे क्या होगा, डी लेमडा अपन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब लेमडा की वैल्यू, मतलब टार्क एंगल की वैल्यू और बढ़ेगी। अब ये क्या, जो लेमडा 1 था वो क्या होगी, लेमडा 1 से बढ़ करके क्या हो जाएगी, लेमडा 2, जो पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ से अब देखेंगे ये लेमडा 2 हो गया, इसको हमने लेमडा 2 बोल रहे हैं, जो 2 लेमडा 1 के बराबर यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट बी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट बी में क्या है कि यहाँ पर रोटर की स्पीड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, यहाँ पर एक्सेलरेट हो रही थी, बता रहे थे एक्सेलरेट हो रही थी। एक्सेलरेट होते 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 पॉइंट बी पर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पर बराबर हो गई। क्या यहाँ पे स्टेबल आ जाएगा, नहीं। स्टेबल होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर बराबर हो जाना चाहिए, कंडीशन 1। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि आपका रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाने चाहिए, अर्थात रोटर की स्पीड रोटेटिंग फील्ड की स्पीड के बराबर हो जानी चाहिए, एक ही बात है। अब आपने ये पाया कि यहाँ तो स्पीड क्या है, बराबर है, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, और ये क्या आपका मैकेनिकल पावर। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, किससे, मैकेनिकल पावर से। फिर अगर हम इक्वेशन, अब इस इक्वेशन से अब इसका मतलब क्या है, वो और आगे जाएगा, देखते हैं। इस इक्वेशन से देखेंगे, पॉइंट बी से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका, ये क्या है, पीई क्या है, बड़ा है, पीई बड़ा है, लेकिन पीएम क्या है, छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा,
मतलब स्पीड फिर और बढ़ेगी, मतलब अब स्पीड क्या हो जाएगी, ये सिंक्रोनस से ज़्यादा बड़ी होगी। क्लियर है? अब स्पीड क्या हो जाएगी, और बढ़ेगी। जब ये वापस आएगा, जब ये अभी तो इधर, जब ये P से B से, इस B से वापस आएगा, तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और बढ़ेगी। मतलब पहले क्या थी, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों की स्पीड क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी। लेकिन जब ये वापस आएगा तो यहाँ पर रोटर की स्पीड क्या होगी, और बढ़ेगी। पहले तो बराबर थी, अब और बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर हमने वही देखे। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, देखिए दूसरा हमने फिगर, यहाँ ये वाला फिगर वो वाला फिगर अलग है, क्योंकि इसमें ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 20 यहाँ पर आपका, तो इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर रोटर की स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, मतलब यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने का अर्थ है ये बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है, रोटर की स्पीड क्या है, बड़ी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आने लगेगी। मतलब डी लेमडा अपान डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव होने का अर्थ ये हुआ कि लेमडा की वैल्यू जो 2 था वो क्या होने लगी, लेमडा की वैल्यू घटने लगेगी। अब फिर वो फिर से लेमडा 1 हो जाएगी। मतलब ये ग्राफ इधर नहीं जाएगा, अब ये ग्राफ ऑटोमेटिक लेमडा घटने लगा, तो लेमडा किधर घटेगा, इस साइड घटेगा। तो ग्राफ इधर आगे ना बढ़ करके, अगर लेमडा बढ़ता तो ये ग्राफ इधर जाता, लेकिन लेमडा क्या होने लगेगा, घटने लगा, तो ये ग्राफ किधर जाने लगेगा, फिर से इधर आने लगेगा। तो ये क्या आया, आपने देखा कि पॉइंट ए पर फिर से क्या होने लगे, पॉइंट ए पर आपका ये वैल्यू क्या होने लगेगी, पॉइंट ए पर फिर ये मतलब एक्सेलरेट होने लगी। अब यहाँ पर एक्सेलरेट होने के बाद मतलब स्पीड तो बढ़ गई रोटर की सिंक्रोनस स्पीड से, लेकिन लेमडा 2 की वैल्यू घट करके लेमडा 1 हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट ए पर। पॉइंट ए की अगर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर क्या है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोटर की स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है। वापस आने में क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। लेकिन जब हम लोग इधर से इधर गए थे, नीचे से ऊपर गए थे ए की तरफ, तो ये उल्टा आया था। मतलब इस समय सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड से ज़्यादा था, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर हमने ये पाया कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा है। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं पॉइंट ए से ओ की ओर जो हम लोग आ रहे हैं। ए पर तो हो गया पॉइंट ए की बात। अब बात कर रहे हैं ए से ओ की तरफ जब जा रहे हैं तो आपका क्या है, ये जो स्पीड क्या है, अभी हमने बताया ना इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा थी रोटर की स्पीड। जब रोटर की स्पीड क्या है आपकी ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डी लेमडा अपॉन डी टी की वैल्यू निगेटिव आएगी। निगेटिव आने का क्या अर्थ है, निगेटिव आने का अर्थ ये हुआ कि ये क्या करेगी, डी एसेलरेट करेगी। मतलब डी एसेलरेट करेगी, इसकी स्पीड क्या करेगी, पहले सॉरी निगेटिव का अर्थ है कि लेमडा, पहले दूसरा स्टेज था डी एसेलेरेशन। निगेटिव का अर्थ ये हुआ कि लेमडा की वैल्यू क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या होने लगी, आपकी घटने लगी। अब लेमडा की वैल्यू देखिए, लेमडा की वैल्यू घट करके 0 की तरफ अग्रसर हो रही है, मतलब 0 की तरफ, ओ पॉइंट पर 0 हो जाएगी। लेकिन आपने ये भी पाएंगे, अब बात करते हैं पॉइंट ए पर, एग्जैक्ट ए पर ही बात कर लेते हैं, ये पहले का होना चाहिए था। ए पर आपने दोनों बराबर पाए, मैकेनिकल पावर मैकेनिकल पावर क्या है, इधर जब आएंगे तो मैकेनिकल पावर क्या हो रहा है, मैकेनिकल पावर बढ़ रहा है, सॉरी मैकेनिकल पावर बड़ा है और इलेक्ट्रिकल पावर छोटा। जब इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होने लगे, घटने लगा, क्योंकि ये ग्राफ किसको दिखाता है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर घटने लगा, जबकि मैकेनिकल पावर तो फिक्स है, वो तो बदल ही नहीं रहा, P1 है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिकल पावर कम होने का अर्थ ये हुआ, इससे कम होने का अर्थ ये हुआ कि जो इक्वेशन आया था हम लोगों का, डी स्क्वायर थीटा डी टी इलेक्ट्रिकल पावर माइनस मैकेनिकल पावर, तो ये कम होने का अर्थ ये हुआ, ये आपका क्या है, ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है। तो डी स्क्वायर थीटा, यहाँ m था, तो डी स्क्वायर थीटा डी टी की वैल्यू क्या आने लगेगी, इसकी वैल्यू 0 से कम मतलब निगेटिव होने लगेगी। मतलब ये क्या होने लगेगा, डी एसेलरेट करने लगेगा। मतलब क्या हुआ, जब ए से बी की तरफ आएगा
तो भी डीएसलेट करने लगेगा। और पॉइंट ए पर डीएसलेट करते करते इस पॉइंट पर दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। और इस पॉइंट जब पॉइंट ओ पर आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर अभी भी कम है और मैकेनिकल पावर ज़्यादा है, तो ये क्या होने लगेगी, फिर से यही प्रोसेस आगे फिर से चलने लगेगा जो वहाँ पर चल रहा था, जो पहले स्टेप में किए थे। तो ये क्या करने लगेगा आपका, इसका मतलब रोटर जो है, मतलब एंगल पलेगा, हम बात करते हैं एंगल क्या है, 0 से 2 लैम्डा और इसी के बीच में क्या करना है, घूमने लगेगी। इतना क्लियर है। और लैम्डा यहाँ इसको हम ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं। ग्राफ से देखिए, पहले आपने क्या ड्रा किया, वीटी ड्रा किए, वीटी ड्रा किए और आइए आपका क्या करेगा, लैग किया हमने मान लिया। और इस आप वीटी के बाद हमने क्या किया, ये आपका ईएफ है। तो ईएफ जो पहले कंडीशन क्या था, दोनों के बीच में कोई जीरो एंगल था। पहले सबसे कंडीशन ईएफ और वीटी क्या थे, दोनों सेम दिशा में थे। क्लियर है। जब दोनों सेम दिशा में थे तो यहाँ पर आपका ने क्या किया कि अब आपने इस पर एंगल लोड बढ़ाया तो ये लैम्डा 1 हो गया। लैम्डा 1 होने से ये आपका आई एक्सेस हो गया। फिर उसके बाद क्या होने लगेगा, कुछ देर आपने देखा कि ये एंगल लैम्डा 2 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया। तो आपने ये पा रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में घूम रही है। क्लियर है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस प्रकार रोटर इक्विलिब्रियम पॉइंट ओ के ऊपर नीचे क्या करता रहता है, ओ के ऊपर और नीचे रोटेट करता रहता है। वह इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर स्टेबल होने की कोशिश करता है, अर्थात ए पॉइंट को सर्च करता है, हंट करता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हंटिंग कहते हैं। यही हमने बताया था, यही हमने ग्राफ खींचा था। इस ग्राफ को, जैसे ये ग्राफ है, ये टाइम है आपका और ये लैम्डा, ये आपका लैम्डा है। तो यहाँ से शुरू में क्या है, लैम्डा 0 था, फिर लैम्डा 1 के बराबर हुआ, फिर लैम्डा 2 के बराबर हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आपका लैम्डा का फिर क्या होने लगता था। अब देखिए यहाँ से, पहले यहाँ से 0 से लैम्डा 1, 0 से लैम्डा 1, फिर लैम्डा 1 से लैम्डा 2, लैम्डा 1 से लैम्डा 2, फिर लैम्डा 2 से लैम्डा 1, फिर लैम्डा 1 से लैम्डा 0, फिर आगे फिर वही रिपीट होने लगता है। अगर आप इधर देखिए, इसी समय अगर हम टाइम और स्पीड के बीच में ग्राफ खींचे, इसको हमने माना सिंक्रोनस स्पीड। तो शुरू में मोटर क्या कर रहा था, सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा था। यहाँ पर क्लियर है, सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा था। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर अपना एंगल बढ़ा, तो एंगल बढ़ा तो क्या हुआ, तो यहाँ पर जब एंगल बढ़ता है डेल्टा 1, तो यहाँ ऐसे देखिए, जब यहाँ पर एंगल बढ़ता है डेल्टा 1 तो इसकी स्पीड क्या होने लगती है, घटने लगती है। और घटने इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, स्पीड बढ़ने लगती है लैम्डा 2 पर। यहाँ पर हम बात करते हैं लैम्डा 2, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, फिर यहाँ से इधर क्या होती है, स्पीड और बढ़ने लगती है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर घटने लगती है, फिर ये घटने लगती है। तो इस तरह से इसमें भी क्या है, आपका स्पीड भी क्या करता है, वेरीज करता है, और लैम्डा भी क्या करने लगता है, वेरीज करने लगता है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है मेरा फेज सीक्वेंस है। ये जो ईएफ है वो क्या करता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बीच में मूव करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज स्विंगिंग भी कहा जाता है। और इसके कुछ काज होते हैं, कौन कौन से काज होते हैं जो हम पहले बताते हैं, मैकेनिकल, सडनली मैकेनिकल लोड, सडनली फील्ड इफेक्ट और सडनली सप्लाई वोल्टेज। और ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, करंट इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और इसको दो तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं, एक फ्लाईव्हील के थ्रू और दूसरा डैम्पर वाइंडिंग के थ्रू। आज के लिए मेरा जो लेक्चर है इतना रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।